नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी के एक लेख ने बीजेपी को झकझोर कर रख दिया है। वो उन पर बुरी तरह से बौखला गई है और जैसा कि ऐसे मौकों पर वो अक्सर कर रही है, अपनी पूरी ताकत से राहुल गांधी पर टूट पड़ी है। देश के 12 अखबारों में छपे इस लेख में राहुल गांधी ने उन छोटे व्यापारियों के दर्द और समस्या को मुद्दा बनाया है, जो डर के मारे अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपनी ताकत का, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हालाँकि इस लेख का एक मकसद ये जताना है कि वे कारपोरेट विरोधी नहीं हैं, उद्योग विरोधी नहीं हैं। वे कारपोरेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए भी दिखते हैं, लेकिन उनका निशाना वे कंपनियां हैं जो सरकार की मदद से अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, यानी एकाधिकारवादी कंपनियों के वो उनके निशाने पर है। वे लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल पहले चली गई, मगर एकाधिकारवादी उसकी नस्ल ने उसकी जगह ले ली है। नए कारोबारियों के लिए अब एक नई डील की जरूरत है। उन्होंने बिना नाम लिए अडानी और अंबानी की कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है और कहा है कि महाराजाओं और नवाबों ने भारतीय उद्योगों का गला घोटा अंग्रेजों की मदद करके। उनके मुताबिक जैसे उस समय राजघरानों ने अंग्रेजों का साथ दिया, वैसे ही ये कंपनियां सत्ता के साथ हैं। आज की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कर लिया है। जाहिर है कि राहुल की इस टिप्पणी से सबसे ज्यादा राजघराने कुपित हैं। अपने ट्विटर पर लिखे पोस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अगर आप यानी राहुल देश के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज वीर टिकेंद्र जीत, कित्तूर चिन्नम्मा और रानी वेलु नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें, जिन्होंने जमकर हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसी तरह से राजकुमारी दिया कुमारी, मैसूर राज के प्रमुख, जिनके आगे मैं राजकुमारी, महाराज ये सब लगा रहा हूँ, इसे आप हटा सकते हैं, डिलीट मार सकते हैं। ये इनकी पहचान बताने के लिए, बाकी आज के लोकतंत्र में कौन महाराज है और कौन राजकुमारी है। मैसूर के राज प्रमुख, देवास की महारानी, जैसलमेर के राजकुमार और महाराजा हरि सिंह के पोते ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। ये के सारे बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत संभव है कि उन्हें ऐसा करने के निर्देश ऊपर से मिले हों। कांग्रेस ने इसका बहुत ही करारा जवाब दिया है। उसने सिंधिया को उनके घराने का इतिहास याद दिला दिया है। बताया है कि 1857 में उसने किस तरह से गद्दारी की थी और उसके बाद भी उनका घराना अंग्रेजों का ही साथ देता रहा है। लेकिन ये केवल राजघरानों का दर्द नहीं है जो सिंधिया और दिया कुमारी या राजघरानों की जुबान से व्यक्त हो रहा है, बल्कि बीजेपी भी इस लेख को लेकर परेशान है। उसे लग रहा है कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी उसके वोट बैंक को लूटने का, उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि पहले ब्राह्मण बनिया मोटे तौर पर बीजेपी का वोट बैंक था, लेकिन अब बनिया वर्ग असंतुष्ट है और उनकी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो बीजेपी थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही होगी। क्या राहुल का ये लेख सच्चाई को भी खोल रहा है, जिसका सामने न आना ही मोदी परिवार के लिए ठीक रहता और इसीलिए बीजेपी पूरी तरह से उन पर हमलावर हो गई है? ये सवाल हैं, ये मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सतीश केसिंग हैं, मीनू जैन हैं, संजीव श्रीवास्तव हैं और नीरेंद्र नागर हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। संजीव जी, मैं आपसे शुरू करूँगा, क्योंकि ये मामला सिंधिया की वजह से ज़्यादा तूल पकड़ा है इसने। सिंधिया ने बड़ी तीखी टिप्पणी की है राहुल गांधी पर और उससे भी ज़्यादा तीखा जवाब पवन खेड़ा ने दिया, फिर सुप्रिया श्रीनेत ने दिया और भी कांग्रेस के नेताओं ने दिया है और टारगेट वही किया है कि पहले तो आप अपना इतिहास देख लें, फिर दूसरे को इतिहास याद दिलाएं। सिंधिया क्या ये बोल कर फंस गए हैं? क्या ये उनके दबाव में बोलना पड़ा है? निश्चित तौर पे आपने जो शुरुआत अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि कहीं ना कहीं निर्देश है, जिस तरीके से एक साथ सारे के सारे जो, अब आप हम उनको तो नहीं कह सकते कि वो राजा और महाराजा, लेकिन ये सब पसंद किया करते हैं। मध्य प्रदेश तो इसके लिए बहुत ख्यात है
अगर हम जाएं तो चाहे आज भी लोग राजमाता सिंधिया कहती है भारतीय जनता पार्टी, वो अब नहीं है। उन्होंने बीजेपी को जो उदय हुआ था जनसंघ का, उसमें उनका बहुत अहम योगदान था, तो वहां से शुरू करें। उसके पहले भी सारी चीजें, फिर उसके बाद माधवराव सिंधिया जी, वो भी महाराज कहलवाना पसंद करते थे। फिर हमें वो भी ध्यान है, आप याद करिए ना, कि यही भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था उसमें आज कहाँ है वो जो यशोधरा राजे सिंधिया, उस घराने की बड़ी महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो, और राजमाता जिन्हें कहती है बीजेपी सिंधिया, उनकी तो वो संतान है, तो वो उनका क्या आशय है, वो भी मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि उन्होंने श्रीमंत का हमारे यहाँ तो बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, ये सब पसंद किया करते हैं। लेकिन हाँ, आपने जो मूल सवाल उठाया कि ये कहकर कहीं ना कहीं सिंधिया फंस गए। सिंधिया को कहने का बहुत अधिकार इसलिए नहीं हो सकता कि जो कुछ 2020 में किया, उसके बाद तो वो सारा पन्ने फिर खुल गए। जो 1857 की क्रांति की आपने बातें की, याद दिलाया जा रहा है उन्हें वही कांग्रेसी जो आज पवन खेड़ा जी ने स्मरण कराया, या जो कांग्रेस करा रही है। राहुल गांधी ने क्या कुछ गलत लिखा? उन्होंने कहा तो है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली जो बात कही, कुछ वैसी स्थितियां आज है। आज भी तो जो शुभ लाभ के लिए तो सारा कुछ हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बहुत वक्त से कटघरे में है, और क्या कुछ हश्र हुआ उनका वो उस बीजेपी में जाकर। आज भले ही उनके पास वो एक केंद्रीय मंत्री का जो अदद पद है, अगर हम उस 2020 में जो तथाकथित विद्रोह था, जिसमें 2 दर्जन लोगों को लेकर उन्होंने कमलनाथ की सरकार को मध्य प्रदेश की गिराया था, वहां वो सब कुछ पाने की कोशिश की थी, और कैसा आज क्या स्थिति में है। आज उनके पास सिर्फ 3 ऐसे उनके साथी सहयोगी हैं तो ये जिनको एक अलग मसला है, इस पर तो जी, हम लोग कभी भी बात कर सकते हैं। जी, जी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया राजा महाराजाओं ने, नवाबों ने। केवल मतलब हिंदुओं की बात नहीं हो रही, हिंदू राजा महाराजाओं की। उस समय जो नवाब थे वो भी वही यही कर रहे थे, उस बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उद्योगों को खत्म कर रही थी, अपनी मोनोपोली कर रही थी। यही तुलना की है राहुल गांधी ने आज के माहौल से। जब अब अडानी और अंबानी की मोनोपोली पूरे हिंदुस्तान में हो रही, तो इसमें सिंधिया को क्यों पढ़ना चाहिए था? क्या नहीं, आप इन्हें विवश जी? बिल्कुल, आप मुझे जो कह रहे हैं वो शायद वही कुछ है कि कहीं दबाव भी है, और आप ऐसी चीजों में कहीं ना कहीं उपयोग भी होता है, तो शायद सिंधिया उपयोग होगा, और उनकी मजबूरी भी है इस वक्त, उनको जो कहा जाएगा वो करना होगा शायद। और आप जब जयविलास पैलेस की बात करें, या और भी आप राजस्थान और तमाम सूबों में, खासकर हम उससे जोड़ा जाए, तो वो इतनी कोशिशें हुई, केंद्रीय मंत्री पद उनके पास रहे, उनके परिवारजनों के पास, खुद सिंधिया के पास है। वो जो एक 1857 का जो दाग था, वो भूमिका थी, वो आज तक मिटा नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी जो आज उनका उपयोग पुनः कर रही है, वो कहीं ना कहीं आप याद करिए ना, उस दौर में क्या कुछ यही सब चीजें उठाकर और उनको निशाने पर लिया जाता था जब वो कांग्रेस में होते थे। तो आप जो कह रहे हैं, मुझे यही लगता है कि वो उपयोग उनको होना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी शायद होना पड़ रहा होगा। उनको मालूम है कि यदि मैं इसमें इंटरवीन करूंगा तो मुझ पे वही निशाने पुनः साधे जाएंगे जो उस परिवार को लेकर लंबे वक्त से जो सारी चीजें होती हैं। और इतिहास तो ये भी है, आप याद करिए कि वहां तो बहुत सारी एक जो इतिहासकार उन्होंने लिखा भी है, उसके सारी चीजें हैं कि जब वो लोग पराजित होने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं साथ हो जाया करते, तो वही सब पन्ने खुले हैं मुझे लगता है मुकेश जी। और ये अब चूंकि राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति करने लगे हैं, उन्होंने बहुत एक परिपक्वता के साथ में चीजों को उठाते हैं, और वो ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी या उसके जो पैरोकार रणनीतिकार लोग उस पर पिच पर आकर खेलने की कोशिश करते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो ना केवल मोदी शाह, आपने से कहा कि उनको क्या जरूरत थी इस मसले पे, इस मुद्दे पर इस तरीके से विवाद खड़ा करने की या उस पर काउंटर करने की, ना करते तो चीचा लेकर शायद कम होती। मुकेश जी। नीरज, आपने इस लेख को किस तरह से देखा? एक ठीक है, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि अधिकांश राजा महाराजा नवाब सब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, अंग्रेजों की सत्ता के साथ थे, उनका हर तरह से सहयोग कर रहे थे। और उसी के बल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आर्थिक पूरे वर्चस्व है अपना कायम किया। अब ये सच्चाई को नकारने का क्या तुक था? क्या इसलिए नकारना पड़ रहा है कि आज से वो तुलना कर रहे हैं, आज जो व्यवस्था बन गई है उसको उससे जोड़कर देख रहे हैं, ये चुभ रहा है मोदी के परिवार को, मोदी की सरकार को? देखिए, इसमें जो राजा महाराजा वाली लाइन है वो सिर्फ एक लाइन है पूरे लेख में, और वो ये बताना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाई। बाद में ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट ले लिया 58 के बाद। तो निश्चित रूप से कोई भी कंपनी जो है वह किसी जो शासक होते हैं, जो लोकल शासक थे,
अब लोकल शासक को तुलना कीजिए आप अभी जो शासक है, यानी अडानी, मोदी और शाह की मदद से अपने मोनोपोली कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तत्कालीन एक राजा नहीं था, कई राजा थे, उनकी मदद से उन्होंने अपनी मोनोपोली स्थापित की। ये उनकी दोनों का पैरेलल आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक लाइन से उन्होंने यही कहा जिसका मकसद यही है, और ये सच भी है। माने राजा महाराजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली, आपस में लड़ते रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे पैर बढ़ाए? इसी तरह बढ़ाए। एक राजा दूसरे राजा लड़ रहा है, उसकी सेना अपने हाथ ले रहा है ताकि उनको मदद मिले, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी को कमजोर कर दिया। और जो उनके रास्ते में आए उनका क्या हश्र हुआ ये हम जानते हैं, चाहे जफर हो, चाहे झांसी की रानी, कोई भी हो। तो अगर आप इतने साल तक सर्वाइव कर पाए, और इसका इतिहास है, तो सारे राजा रजवाड़े जो हैं, वो नवाब जो हैं, वो अंग्रेजों के साथ ही थे। उनको अपनी छोटी सी जिला वाली सरकार है उसको बचानी था, अपना संपत्ति बचानी थी। तो और ये भी हम जानते हैं कि जो भारत का जो आजादी का मूवमेंट था कांग्रेस का, उसको इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। अधिकतर राजा रजवाड़े जो हैं वह कांग्रेस साथ नहीं थे। तो आप तो आजादी के पहले से ही, जब तक अंग्रेज सरकार रही या जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही, आप उनके साथ थे। और ये तथ्य है। आज की जो बात है वह भी तथ्य है। अडानी अंबानी जो है वह मोदी सरकार, अंबानी तो पहले से भी थे, अडानी खास करके जिससे उनका राइज हुआ है वो मोदी और शाह के वरद से हुआ, सपोर्ट से हुआ है। तो इसलिए मतलब मैं अब बीजेपी विरोध इसलिए करेगी क्योंकि ये मोदी और शाह पे अटैक है, और राजा इसलिए विरोध करेंगे जो राजा रजवाड़े जो हैं, अब वे होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो भी सत्ता हो, जब अंग्रेजों की सत्ता थी तो अंग्रेजों के साथ थे, आज डेमोक्रेसी में किसी और की सत्ता है तो उनके साथ। तो ये जो राजघराने हैं, वैसे ये देखा गया कि राजघराने आमतौर पर बीजेपी के साथ ज्यादा रहे हैं। उसकी वजह कांग्रेस ये है के वो साथ पीवी भी पर्सन रहे, कानून, इंडिया कांग्रेस के साथ भी थे। नहीं कांग्रेस इसलिए कम रहे हैं कि कांग्रेस ने, जैसे नेहरू ने जो सोशलिस्ट अपने नीति अपनाई, जिसमें राजाओं का जो प्रीवी पर्स बंद किया और इस तरह से उनके अधिकार, उनकी संपत्ति बंद की, वैसे भी कांग्रेस जो है इनके खिलाफ थी, मतलब रजवाड़े कांग्रेस के खिलाफ थे। तो एक एनआईएसओ में एक विरोध दोनों के बीच में था ही। अब बीजेपी जो है वह शुरू से दक्षिणपंथी रही है, शुरू से वह राजा रजवाड़ों के पक्ष में रही है, जनसंघ वगैरह। तो इसीलिए राजा रजवाड़ों का पहले से ही बीजेपी के साथ उनका सही सही तालमेल था। तो इसलिए बीजेपी आज वो खुश भी है। अधिकतर जो लोग हैं जो राजा का नाम अपने साथ लगाते हैं, वे बीजेपी के साथ ही हैं। तो मेरी समझ से कारण डायरेक्ट अटैक हुआ है। राहुल गांधी जो लिखा है, पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसपे आप कोई विरोध कर सकते। वैसे जरूरी नहीं कि राहुल गांधी ने लिखा हो, उनकी टीम ने लिखा होगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लेख है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम, जैसे आपने कहा शुरू में, कि बिजनेस के खिलाफ नहीं है। तो अभी जैसे पिछले चुनाव में मोदी ने जो एक रैली में कहा था कि अडानी अंबानी आपको पैसा दे रहे हैं इसलिए आप बहुत उछल रहे हैं, टाइप के नोटें आ रही हैं जो कह रहे थे। तो बिजनेस, मुझे लग रहा है कि बिजनेस का एक तबका जो है वो कांग्रेस तरफ देख रहा है, और निश्चित रूप से बहुत परेशान भी है। हमको पता है कि शायद मोदी के मुख्यमंत्री थे तब, शायद टाटा ने या किसी ने कुछ बात कह दी थी, और उसके बाद से उनकी हालत खराब हो गई। रतन टाटा ने, मुझे जहां तक याद है, राहुल बजाज। राहुल बजाज। तो ये ऐसी सरकार है जो किसी तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज जो बिजनेसमैन है, जो दूसरे हैं कंपटीशन में या जो करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से इसी सरकार से परेशान है। तो इसीलिए वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप हमारे हाथ, और हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति ऐसी है जहां पर आगे बढ़ना है तो एक बिजनेस कम्युनिटी का साथ तो लेना ही पड़ेगा। तो शायद वो एक अडानी वर्सेस दूसरी कंपनियां करना चाहते हैं जो उनका साथ दे, ताकि आगे जो चुनाव हो उनमें कांग्रेस को समर्थन मिले और पैसा भी मिले। तो ये उनकी कोशिश है। बिल्कुल। तो मीनू जी, आप क्या देखिए, इस पूरे लेख में केवल यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि ये जो मोनोपोली आ रही है वो अंग्रेजी स्टाइल में ही आ रही है। अंग्रेजी सत्ता ने जिस तरह से आतंक का वातावरण बनाया, अपने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक वही मोदी सरकार के दौरान हो रहा है। वही एजेंसियां, जो उद्योगपति उनके साथ नहीं है, वहां छापे पड़ते हैं, वहां गिरफ्तारियां होती हैं, वगैरह वगैरह। ये सब पूरा एक माहौल है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पहले उद्योगपतियों के खिलाफ थी। जब वो सत्ता में थी तो वो भी अंबानी वगैरह को प्रमोट कर ही रही थी। लेकिन ये नया माहौल जो ऐड हुआ है उसमें, जिसमें आतंक है, डर है, जिसमें उद्योग व्यापार जगत बोलने से भी घबराता है,
इस क्या यहाँ उंगली रख दी है इसलिए बीजेपी बिलबिलाई हुई है? अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी जी देखिए मुकेश जी, बस फर्क इतना है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, इस वक्त वेस्ट इंडिया कंपनी है। वेस्ट इंडिया बोले तो गुजरात। तो वहां से जो आप जानते ही हैं कि अडानी अंबानी दोनों वेस्ट इंडिया से आते हैं। तो अगर राहुल गांधी इसमें थोड़ा सा ये तड़का वेस्ट इंडिया कंपनी का लगा देते तो शायद मिर्चें ज्यादा अच्छी तरीके से लगती। लेकिन ये फैक्ट है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह वेस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली और मोडस ऑपरेंडाई दोनों की बराबर है। इसमें बात जो आपने अभी कही कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के तौर पे या मूलतः उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। आजादी के आंदोलन के दौरान भी उद्योगपति सपोर्ट कर रहे थे। जो बजाज राहुल बजाज के जो दादा जमनालाल बजाज, जी हाँ, जी हाँ, तो वो जी हाँ, इनफैक्ट तो बहुत उस जमाने के हिसाब से बहुत मोटी फंडिंग वो देते थे। लेकिन उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये नहीं था कि सत्ता का पोषण, उनका था कि देश को आजादी दिलाने के लिए वो जो अपनी तरफ से कर सकते थे। तो आज के जो उद्योगपति हैं और जो पुराने जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जमनालाल बजाज की, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया, वो उनके मोटिव्स में बहुत फर्क है। उनके मोटिव्स नोबल थे, यहाँ पे यहाँ प्रॉफिट मेकिंग इनके मोटिव्स हैं। इसमें इस पूरे लेख में जो आपने ये भी बात कही कि कांग्रेस उद्योगपतियों के बेसिकली खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी आई, जिसके बाद ये जो हमारा औद्योगिकरण की तरफ थोड़ा जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट आया या इंडियन उद्योगों में जो थोड़ा बहुत जो भी कुछ अपसर्ज हुआ, वो बिकॉज ऑफ दैट ओनली था। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस की जो नेहरू के टाइम से चली आ रही थी मिक्स इकोनॉमी की जो पॉलिसी, कि प्राइवेट के साथ साथ उन्होंने पब्लिक सेक्टर को धराशायी नहीं किया। पब्लिक सेक्टर बहुत फला फूला। आज भी जितनी भी नवरत्न कंपनी है, जो मिनी रत्न कंपनी है, नवरत्ना, मिनी रत्ना, सारी वही कंपनियां हैं जो नेहरू और इंदिरा गांधी और जो मनमोहन सिंह के समय में फूली फली। ओएनजीसी को ले लीजिए आप एनटीपीसी को ले लीजिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ले लीजिए, ये सब एक नहीं है। मैं तो जो जानते होंगे दर्शकों, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में सब जानते हैं, जो इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। तो वहां पे क्या था? बैलेंसिंग एक्ट था। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को तो उजाड़ दिया जाए और खत्म किया जाए, एक एक करके बेच दिया जाए, और उसे न केवल खत्म किया जाए, उसको हवाले कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर के। तो ये जो है, ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज थी। मेरा तो मानना ऐसा है कि राहुल गांधी जो बात अभी तक अपने स्पीचेस के जरिए या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो कन्वे नहीं कर पाए, इस लेख के माध्यम से, मुझे नहीं पता कि ये हिंदी में छपा है या नहीं छपा है, क्योंकि मैंने खुद हिंदी में छपा है, और देश का एक कुख्यात अखबार है दैनिक जागरण, उसमें भी छपा है। जी, तो बहुत अच्छा है। वो तो भक्तों ने भी पढ़ा होगा, सॉरी टू यूज दिस टर्म, लेकिन सबने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा इस पर। तो उसमें जो है कि जो बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और भाषण के जरिए नहीं कह पाए, उन्होंने बड़े अच्छे से इसके जरिए कन्वे कर दी। इसमें एक चीज और मुझे देखिए, दिया कुमारी हैं या सिंधिया साहब हैं, दोनों ने इंग्लिश, हम लोगों की इंग्लिश तो, क्योंकि हम तो इंडिया में ही रह के पढ़े हैं, वो तो अब्रॉड गए हैं, तो जीआरई वगैरह भी पास करके गए होंगे वो लोग, तो उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी होगी। उन्होंने जो कूद पड़े, बहुत जल्दबाजी में कूद पड़े, राहुल गांधी ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? उन्होंने कहा है कि मोर प्लाइंट महाराजास एंड नवाब्स। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऑल महाराजास एंड नवाब्स, नहीं कहा है उन्होंने कहा है कि मैं उस लाइन को हिंदी में पढ़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए। उन्होंने लिखा कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुप करा दिया था। ये अपनी व्यापारिक ताकत से नहीं, बल्कि अपनी पकड़ से चुप करा दिया था। कंपनी ने हमारे ज्यादा दब्बू महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके, उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंट दिया। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हाथों नहीं खोई, हमने इसे एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया, जो एक दमनकारी तंत्र चलाता था। एकाधिकार मोनोपोलिस्टिक कारपोरेट के हाथों खोया हमने। जी बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने मोर प्लाइंट वर्ड इस्तेमाल किया है कि जो ज्यादा झुक रहे थे
ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ या अंग्रेजों की तरफ, तो जी। उनको इतनी जल्दबाजी में, या जल्दबाजी भी हो सकता है उनके, बिल्कुल यहाँ तो गन पॉइंट पे हुआ होगा, हो सकता है कि चलिए जल्दी से लिखिए, क्योंकि राहुल गांधी का उसके बाद एक ट्वीट और आया है कि जो ये फेयर बिजनेस, जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया है, जो प्रोग्रेसिव इंडियन बिजनेस, कि उन्होंने लिखा है उस ट्वीट में, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, कि जो प्रोग्रेसिव इंडियन बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके फोन्स आ रहे हैं मुझे, कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप मोदी जी की प्रशंसा में लिखिए, मोदी जी की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो भी स्टार्टअप्स के लिए जो उनकी पॉलिसीज है उसके बारे में लिखिए। और उसके नतीजे में आपने देखा भी होगा एक्स पे कि बहुत सारे उद्योगपतियों से, व्यवसायियों से, बड़े लोगों से लिखवाया भी गया है कि आप इसको लिखिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मोदी जी प्रो बिजनेस नहीं है, मोदी जी तो इतना ज्यादा प्रो बिजनेस है कि उन्होंने वो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ चले गए। अब हम भी, और जो अधिकतर जो जानकार लोग भी हैं, जो इकोनॉमी के ऊपर गहरी जानकारी रखते हैं, वो भी ये गलती कर रहे हैं राहुल गांधी को लेके कि वो कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म को एक साथ भिड़ा दे रहे हैं कि राहुल गांधी तो अगेंस्ट है। देखिए, कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म, तो राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी करके सफाई भी दे दी इस बारे में कि मैं कारपोरेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं उद्योग जगत के खिलाफ नहीं हूं, वगैरह वगैरह। वो अलग चीज है। वो अब ये है कि इस पूरे बीच में एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि अर्बन नक्सल है, राहुल गांधी एंड कंपनी अर्बन नक्सल है, वो सारी चीजें लूट कर उनको बांट देना चाहती है। आप समझ रहे हैं ना, पूरे चुनाव के दौरान उनको उससे क्या मतलब था। तो वो एक नैरेटिव, मुझे लगता है कि इस आर्टिकल को लिखने के पीछे एक मकसद ये भी रहा होगा कि ये जो उनपे ऊपर चस्पा की जा रही इमेज अर्बन नक्सल की या सोशलिस्टिक थिंकिंग वाले कम्युनिस्ट, उस तरह से हटे। एक मकसद उसका भी हो सकता है। जी। सतीश जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आप इस पूरे तीन वक्ताओं को भी सुना और मैं भी थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ आज, तो आपने मुझे भी सुन लिया है। क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा उस लेख में हमको शब्द मेरे दिमाग में गया, वो शब्द गया भारत माता। भारत माता शब्द का राहुल गांधी ने अपने लेख में उपयोग किया है। ये शब्द ऐसा है जैसे लगता है कि जैसे आरएसएस और बीजेपी की मोनोपोली है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने भारत माता शब्द का इस्तेमाल किया है। ये मुझे बहुत स्ट्राइक किया। नंबर एक, मैं 10 बातें बोलूंगा। दूसरी बात, ये इसको महाराजाओं ने और एक्स महाराजाओं ने जिनके प्रीवी पर्स छीने गए, उन लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उनको रिएक्ट करने की आवश्यकता थी। जो शब्द का इस्तेमाल मीनू जी ने किया, प्लायंट, दोज हु वर प्लायंट, नॉट ऑल, तो ये तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि ये महाराजाओं पर अटैक का कोई मसला ही नहीं है। मैं इस लेख को इस तरह से देख रहा हूं, जो आपने भी एक लाइन कही कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट वाला, जो एंटी कॉर्पोरेट का जो एक इमेज चस्पा किया जा रहा है, उसको धोने का। लेकिन मुख्य रूप से 1.5-2 साल से जो राहुल गांधी जो नैरेटिव कर रहे हैं देश में, जो विमर्श दे रहे हैं, जो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। उसी का एक्सटेंशन है, उसमें कहीं कोई दूसरी चीज नहीं है। आप देख लीजिए ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी के 2 पैरे अगर आप देख लें तो उसमें बाकायदा ये लग रहा है कि यहाँ भी उन्होंने एक वंचित वर्ग ढूंढ लिया है, कारोबारियों में भी, व्यापारियों में भी, और वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। वो लिख रहे हैं बाकायदा कि जो वीक हैं, या जो, मैं लाइन मुझे मिल जाए तो मैं अभी आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। माई पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज बीन अबाउट प्रोटेक्टिंग द वीक एंड वॉइसलेस। जी। तो देखिए, जब ये बात बोल रहे हैं ना कि प्रोटेक्टिंग दी मतलब वॉइसलेस एंड दी, जो अंत में है लोग वीक, तो वो हमको तो नहीं लगता है कि वो खाली ये जो छोटे बिजनेसेस वाले हैं इसकी बात तो लगातार वो बोलते रहे पहले। लेकिन जो मुख्य इसमें जो पंच है
वो दो शब्दों, मोनोपोली, क्रोनिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट, दो शब्द, अनएम्प्लॉयमेंट और जो है और गैर बराबरी, ये शब्द है इस्तेमाल उसमें कि इंडिया भारत इतना अनइक्वल कभी नहीं रहा, ऐसा उन्होंने लिखा है उसमें जी। तो ये कहां से पैदा हो रहा है? तो जो पंच है, जो उनका फोकस है, वो जो उनका नैरेटिव है उसी का एक्सटेंशन है कि बराबरी ये है, बराबरी, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, क्यों पैदा हो रहा है, धन का ध्रुवीकरण हो रहा है, कुछ लोग का फायदा हो रहा है। इसी में उन्होंने जो बिजनेस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, वो कॉलोनिज्म का मोनोपोली से उनको जोड़ के उसको बात कही है, जिसमें उन्होंने छोटे बिजनेस और बहुत सारे बिजनेसेस के नाम भी लिए, बहुत सारे, ये प्रोग्रेसिव इंडियन बिजनेस है। तो मुद्दा मुझे मेरे ख्याल से वही है कि जो जिस प्रकार की आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक फैसले हैं, जो एक नेक्सस है, वो अगर तब तक खत्म नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा, जो जिसकी हम कल्पना करते हैं, और जो देश में जो एक सबको मतलब इकोनॉमिक जो ये एक्सटेंशन है वो नहीं होगा। क्योंकि इसमें उन्होंने उस लेख में एक और जिक्र किया है कि भाई जो लैंड राइट के लिए वो लड़े, मनरेगा का समर्थन किया, इस तरह की एक और चीज की क्यों की, इसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक वंचितों को सहायता देने के लिए किया है, कि इसलिए वो उसके लिए खड़े हुए। इसी में वो लिखते हैं कि हम वंचितों का और जिसका अनहर्ड है उसके लिए खड़े होते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि उन्होंने बिजनेसेस के नाम लिए हैं, लेकिन मुख्यतः जो है बात देखिए मुकेश जी, ये हम सब जानते हैं, जैसा अभी नीलेन जी ने कहा भी, और कि ये तो आजादी के पहले से ही तो ये तो विभाजन शुरू हो गया था, ये वाला कि भाई अमीरों की पार्टी अलग हो गई कांग्रेस से, अलग अलग पार्टियां बन गई, उसी समय आजादी से पहले ही बन गई थी। नाम क्या क्या था, स्वतंत्र पार्टी क्या क्या था, जो भी था, एक दो था। आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले भी एक दो पार्टी बन गई थी 40s में जी। उसी समय दो पार्टियां तो ऐसी थी जिसको कहा भी जाता था उसी समय की अमेरिका परस्त है, आप ये समझ लीजिए। तो ये बात तो है, तो कहने का मतलब ये है कि ये झगड़ा लड़ाई तो पहले से चलती रही है, वो बात है। लेकिन राहुल गांधी को अगर हम समझें, देखें, जिनके नाम से अब उनको अराजक या अर्बन नक्सल और देश को ये वो कहने वाली बात की जा रही है, लेकिन वो उनका नैरेटिव वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। मैं एक बात और कह के खत्म कर दूंगा। देखिए, जो कुछ भी आर्थिक नीतियां अभी चल रही हैं, मैंने कहीं कहा परसों तरसों कि 90 करोड़ लाल कार्ड और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे करके इंडिया जो है मतलब क्या बोलते, डेवलप्ड नहीं हो सकता। ये हालत रहते जो हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं 2047, ये नहीं हो सकता। और वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका शायद एक्सप्लेनेशन राहुल गांधी ने ये प्रस्तुत किया है, हालांकि उनको अर्बन नक्सल का है। मैं कहना चाह रहा, जो कहना बात चाह रहा था वही तो मिस कर जा रहा। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जो भी वर्तमान आर्थिक नीतियां हैं, मैं ये नहीं कहता आर्थिक सामाजिक नीतियां हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सब भाजपा काल में हुआ, कांग्रेस काल में भी हुआ, कांग्रेस काल में भी हुआ है, उनकी भी आर्थिक नीतियों से बहुत कुछ इधर उधर हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी भाजपा दो प्लैंक पर खेल रही, एक तरफ इस तरह से जो ये आपका इकोनॉमिक का जो मोनोपोली और धन का ध्रुवीकरण आदि आदि के जो आरोप हैं, दूसरा प्लैंक है कि इन चीजों को ढका किस चीज से जाता है, आक्रामक हिंदुत्व से। बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, तो ये मुलम्मा है, ऊपर की चाशनी है, और दूसरे तरफ जो स्टार्क रियलिटी है वो एक मतलब इनइक्वालिटी है, और ये आर्थिक नीतियां हैं। इस जगह को चैलेंज करने के लिए, ऐसी स्थिति को चैलेंज करने के लिए, जो हम लोग कहे थे ना पिछली बार लोकसभा चुनाव में कि भाई 80-20 जो बीजेपी का था, उसके जवाब में ये जो है INDIA वालों का 80-20 आया है, गरीबों की लड़ाई, 90% की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई, वगैरह वगैरह वगैरह।
ऐसे ही स्थिति बनी थी। तो वह उस बात को तो देखना पड़ेगा, और ये बात हमको लगता है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, भाई सिर्फ राहुल गांधी के बोलने से नहीं होगा, उनको काम भी करना पड़ेगा। और दूसरा कि इधर भाजपा में भी इन चीजों को नजर करके चीजें सुधारनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि 90 करोड़ लोगों के लाभ कार्ड इज नॉट इवन गुड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें वापस आते हैं। सतीश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन संजीव जी, क्या ये जो छोटे मझोले किस्म के जो व्यापारी वर्ग हैं, उसमें असंतोष फैल रहा है, फैल चुका है। वो एक तो ऑनलाइन बिजनेस आ गया और तमाम तरह की रुकावटें आ गई, उसकी वजह से भी वो परेशान है। और उसमें जब कोई नेता उनकी बात कह रहा है तो बीजेपी को लगता होगा कि एक डर लगता होगा कि ये कहीं वहां खिसक के वहां ना चले जाए, क्योंकि हमने तो इनको कुछ दिया नहीं, इनसे छीना ही है। अब अगर ये एजेंडा आ गया तो हमारे वोट बैंक का क्या होगा? ये पारंपरिक रूप से तो हम लोग यही कहते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, हालांकि उसने बाकी लोगों को भी जोड़ा है, लेकिन ये तो मूल है। अब अगर उन बनियों को हिला रही है कांग्रेस या राहुल गांधी, तो ये बेचैनी वहां की है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर उसके पहले जो आपने सवाल किया उस पर थोड़ा सा मैं वो सिंधिया का जो बयान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उस पर थोड़ा सा जरूर शायद किसी ने उस पर नहीं वो किया। उनका जो बड़ा अजीबो गरीब है, जो जल्दबाजी की बात हुई, सारी चीजें हुई, हमने उसमें एक चीज ये भी देखी, उन्होंने जो उसको कंडेम किया है राहुल गांधी जी वाला पूरा, तो उन्होंने कहा नफरत बेचने वालों। ये भी बड़ी हास्यास्पद है कि नफरत बेचने वालों की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या पूरा का पूरा उनका कुनबा है, जो वैमनस्यता के अलावा कोई काम ही नहीं करता, बात ही नहीं करता। बांटने की बात तो वही लोग करते हैं, और क्या कह रहे हैं वो कि नफरत बेचने, जो मोहब्बत की दुकान चला रहा हो, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और तमाम, तो ये तो ये चीज कि वो जल्दबाजी है, जो भी कुछ है, मुझे लगता है वो हुआ है, और वो मौका कांग्रेस को शायद इसलिए ज्यादा प्रति प्रहार का मिल गया है। आप जो दूसरी बात करते हैं, ये तो बहुत विदित है सर कि जो छोटे जो व्यापारी हैं, मंझोले जो लोग हैं, बड़े हैरान परेशान। जीएसटी ने तो क्या कुछ, देखिए वो गब्बर सिंह टैक्स, शायद इसलिए तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि कैसे उस पूरे के पूरे तंत्र को तोड़ा है। जिन दो लोगों का हम बार बार जिक्र करते हैं, अडानी और अंबानी, जो पूरा कब्जा चाहते हैं, वो छोटे से लेकर बड़े तक, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको वो कब्जाना नहीं चाहते हो। तो वो बेचैनी भी तो निश्चित होगी ना। देखिए राहुल गांधी यही सब तो कर रहे हैं निरंतर। हम जब अंबानी उनके घर कार्ड देने पहुंचे थे, तब वो कहां थे? वो उन मजदूरों के बीच थे। उन्होंने वो मतलब जो बहुत बहुत क्लेवरली जो प्लेइंग है वो सब करते। तो ये जो एक क्षेत्र है, जो मर्म है, दर्द है, उस पे उंगली रखना, हाथ रखना, उनको कहीं ना कहीं मरहम लगाना या बताना कि देखिए आपके साथ ये छलावा हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये बेचैनी बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल, जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण भी है, और उसका यही सब कुछ उसके पीछे निहितार्थ छिपा हुआ है कि उनको ये लग रहा है कि ये सब अगर बीच में जाता रहा, जिस तरीके से वो बार बार पहुंचाते हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में, आप देखिए ना, जातिगत जो बात करते हैं। कल भी जब वो मुंबई में, वो नागपुर में थे, वो संघ मुख्यालय का जो मतलब संघ का मुख्यालय है, वहां भी तो उन्होंने सब चीजें वही जातिगत जनगणना की बात की, तमाम चीजों पे। तो वो धीरे धीरे शने शने हर ऐसी चीजों को छेड़ रहे हैं जो बीजेपी का मूल हुआ करता था, और उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट, उसकी बौखलाहट। और टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये ऐसा महत्वपूर्ण टाइम है। हम देश की जो व्यावसायिक राज्य है, मुंबई नगरी और तमाम वो पूरे का पूरा, वहां इस वक्त यदि ये संदेश चला जाता है कि क्या सोच है, क्या थॉट है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने देखिए ना कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो 240 पर आकर टिकी भारतीय जनता पार्टी, वही तो है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि पप्पू नहीं है वो। बीजेपी ने अरबों रुपए खर्च किए, मोदी शाह ने की, तो वो सब कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो पूरा जो जाल है वो टूटता चला जा रहा है। उसी जाल को तोड़ने का एक हिस्सा इसे हम मान सकते हैं, और इसीलिए बेचैनी बहुत बड़ी हुई। और जब बेचैनी बढ़ती है, बौखलाहट होती है, घबराहट होती है, उसमें और चूक पर चूक और गलतियों पर गलती होती है, और वही कुछ कांग्रेस चाहती है, उसका लाभ मिल रहा है। मुकेश जी, बिल्कुल। नीरज, क्या एक तो ये बेचैनी की बात की वजह है, दूसरी भी शायद ये कि जो एक छवि सरकार की बनी है कि ये तो अडानी अंबानी की, हमारे दो की सरकार है। अब इसमें मोनोपोलिस्टिक आना, दो की सरकार होने की वजह से बाकी को क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह से भय का वातावरण बना हुआ है, क्या नेक्सस है इनके और सत्ता के बीच में, उसको बार बार हिट करना, ये और बेचैनी बीजेपी की बढ़ा रही। तो इस बार उसने स्ट्रेटेजिकली ये किया कि हम नहीं बोलेंगे, इनसे बुलवाओ, राजा महाराजाओं को इनके पीछे लगा दो।
क्या ये स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, बीजेपी पे डायरेक्ट तो उस से कोई अटैक नहीं है। बस ये कि सीबीआई और ईडी का मामला है। तो एक कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जिन राजाओं ने बोला है उनकी दाढ़ी में तिनका है, तो उनको लग रहा था हाँ हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है, इसलिए वो तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक नेचुरल रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जब भाई उनका जो ऑरा है जो बना हुआ है, अगर उसको कोई कहेगा देशद्रोही सबसे बड़ी गाली होती है। तो अगर आप अंग्रेजों के साथ थे और वाकई थे, तो अब तो खत्म हो गया, लोग बात नहीं कर रहे, महाराजा है। और उसमें कोई आज राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर आपके आरोप लगाए, तो उससे रिएक्ट करना ज्योतिरादित्य स्वाभाविक। सिंधिया की तो चमड़ी अब काफी मजबूत हो जानी चाहिए। अभी तक इतनी गालियां पड़ी हैं और बीजेपी वाले ही उन पर ये आरोप लगाते रहे। अभी तो कुछ समय पहले तक तो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस तो अब बोल रही है, आज तक नहीं बोली है, अब बोलना शुरू हुआ है इनके। मतलब जब पार्टी तोड़ी उन्होंने, उसके बाद से ये हाँ गद्दारी वाला जो टैग है ये दोबारा से हाँ रिन्यू करके लगा दिया गया। लेकिन ये हम्म। जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, माफ कीजिए। तो इसीलिए उनका रिएक्ट करना, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ऐसा काम किया था, अधिकतर राजाओं नवाबों ने यही काम किया था, तो इसलिए उनका रिएक्ट करना मुझे स्वाभाविक भी लगता है। मतलब उनसे डायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि एक लाइन कही है और एक लाइन बहुत मारात्मक है, जिसको कहते हैं बंगला में। तो बीजेपी की तरफ से कहा गया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि डायरेक्ट रिएक्शन है। कोई भी व्यक्ति जिनके पिता को या माने आपके बाप दादा चाहे जितने भी मतलब बुरे हों, अगर या तो आप उन उन चीजों को स्वीकार करें, माफी मांगे, तो अलग बात है, आप उनसे मुक्त हो जाते हैं कि मेरे पूर्वजों ने जो काम किया था मैं उनसे मुक्त हूं, तो फिर आप राजगद्दी भी छोड़ देंगे। जैसे कई सवर्ण होते हैं वे आरक्षण का समर्थन करते हैं, तो जब समर्थन करते हैं, कहते हैं हमारे पूर्वजों ने अन्याय किया है। मैं खुद कहता हूं, मैं अगर ब्राह्मण हूं, मैं मानता हूं मेरे पूर्वजों ने अन्याय किया है। तो अगर कोई मेरे पूर्वजों पर या ब्राह्मणों पर या सवर्णों पर अटैक करता तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उनसे मुक्त हो चुका हूं, मैं उनकी विरासत से मुक्त हो चुका हूं, उनकी जो बातें जो काम थे उनसे मुक्त हो चुका हूं। लेकिन ये जो राजा है ये अभी भी उन्हीं वही सरनेम लगा रहे हैं, अभी भी उसको राजा बनवा रहे हैं। तो जो वो विरासत को साथ ले रहे हैं, तो उस विरासत पे जब अटैक होगा तो उसका जवाब देंगे। जवाब देना उनकी मजबूरी है, ताकि उनका ऑरा बना रहे। और जी बीजेपी क्योंकि डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल रही है कि शायद स्मृति ईरानी शायद कुछ कहा है मे बी, लेकिन अधिकतर लोगों ने डायरेक्टली से निकाल कि वही होगा कि आपको तो कहा नहीं, आपके बुरा मान रहे हैं, इसका मतलब कुछ है। और ये जो अभी सतीश जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही। और कोई भी व्यक्ति जो लिबरल है, देखिए दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो होता है जो ताकतवर के साथ होता है, एक वो होता है जो कमजोर के साथ होता है। उसी के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि जब कोई लड़ाई होती है, आप अगर यूक्रेन पे युद्ध कर रहा है, अब रूस के साथ है कि यूक्रेन के साथ, इसराइल अगर फिलिस्तीन पे अटैक कर रहा है तो इसराइल के साथ है कि फिलिस्तीन के साथ। एक आइडियोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन एक आइडियोलॉजी नहीं है। मेरे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक आइडियोलॉजी है कि जो ताकतवर है और एक कमजोर है। समर्थन किसको चाहिए? ताकतवर को नहीं चाहिए, वो तो पहले ही ताकतवर है। पुरुष और स्त्री के बीच आप अगर कुछ हो तो आप किसके साथ हो? स्त्री के साथ जाएंगे, वो कमजोर है। तो ये जो साम्यवाद हो या उदारवाद हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। वह जी मुख्य तो यह है कि हम कमजोर के साथ रहें। तो राहुल गांधी की जो ये रणनीति है, चाहे वो राजनीति प्रेरित हो, एक स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक हो सकती है। मैं नहीं मानता कि बहुत ही बिल्कुल आदर्शवादी तरीके से राहुल गांधी सर कर रहे हैं। उनको लगा होगा कि हाँ इस बड़ा चंक इस बड़े के चंक के साथ जाए तो हमको कांग्रेस जो है फिर से विस्तार कर पाएगी, जैसा इंदिरा गांधी ने किया। तो वो एक रणनीति भी हो सकती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो वाकई उदारवादी हो, जो वाकई इमोशनल है, वो हमेशा कमजोर का साथ देगा। और यही बात चाहे वो बिजनेस के मामले में, भाई बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस कर रहा है, एक अडानी अंबानी जो है क्यों ताकतवर होंगे? जब दो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों उनको अपने बिजनेस बेचने को बाध्य होना पड़ेगा कि नहीं तो हम तो अच्छा ये छापा मार देंगे और ये कर देंगे। कोई सीमेंट का मामला है जो भी हो, क्योंकि अंबानी को और अडानी को नंबर वन बनना है, अडानी को नंबर वन बनाना है। एक गुजराती जो है दुनिया का सबसे रिच आदमी बन गया, एक गुजरात की अस्मिता वाली बात है। तो शायद इसीलिए वो एक सारी कंपनी अडानी के नाम हो जाए तो नंबर वन हो जी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये उनका जो, और उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अभी जो बताया गया कि महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से उसका भी इसमें कोई, उससे ठीक पहले ये कहा गया है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और आप हमारे साथ आइए। बिल्कुल। मैं तो मीनू जी आपसे ये समझना चाहता हूँ, एक लेख ही तो लिखा था राहुल गांधी, वो 12 अखबारों में छपा। अच्छा, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले सतीश जी बोल रहे जो मैं आपसे विदा भी लूंगा ये कह के, थोड़ी सी दिक्कत है।
एक बात पे हमें और चर्चा करनी चाहिए, मेरा ध्यान उस पर गया है, अगर आप उसमें एक बात मेरे ख्याल से, लेख में अगर गलत होऊंगा तो ठीक भी कर दीजिएगा, जी कि जिन जो क्रोनी कैपिटलिज्म या मोनोपोली वाला जो बात राहुल गांधी ने लिखा है कि उसका एक नेक्सस तैयार हो, उसमें शायद उन्होंने उस लेख में ये भी लिखा है कि इनकी बहुत ज्यादा गलती नहीं है। क्या ये सही है? तो वो भी चर्चा होनी चाहिए। जो इसके बेनिफिशियरी हैं उसकी, ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी कोई ज्यादा गलती नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है मेरे हिसाब से, अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो इसमें इतना ही जी कहना चाहता हूं। उन्होंने एक और लाइन कही है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि जो डर का माहौल है जो दूसरे पूंजीपतियों के साथ है, मैं नहीं चाहता कि वो डर का माहौल उनको मिले जो कि अभी मोनोपोली कर रहे हैं। मैं उनके साथ भी नहीं चाहता कि उनको डराया जाए, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन डरे नहीं। तो उन्होंने अडानी पर भी ये कहा कि हम अगर आएंगे तो ऐसा नहीं कि हम आपके खिलाफ कुछ करेंगे, हम चाहते हैं कि सब फेयर हो, आप भी करें और दूसरे भी करें। ये मैसेज उन्होंने दिया है उस लेख में। वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल, न्यू बिल्कुल। डील शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, न्यू डील वो यही चाहते हैं कि राज्य सत्ता का जो आतंक है उससे मुक्त किया जाए व्यापार जगत को, और सब एक दूसरे के साथ compete करें फ्री होकर। तो भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ये करें, ये उसकी मूल भावना है मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा होगी मीनू जी, एक छोटा सा लेख 12 अखबारों में छपा है, पूरा मीडिया तंत्र आपके पास, पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, सोशल मीडिया आईटी सेल, इससे इतना डर क्यों? क्या डरी हुई है सरकार, इसलिए हर चीज से अब उसको डर लगने लगा है? देखिए, जब से ये 240 पे आई है सरकार, तब से जो खौफ का वातावरण है वो तो ज्यादा ही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि जो राहुल गांधी वो लाल किताब लेके घूम रहे हैं, जिसकी कि ये मजाक उड़ाते हैं, कि उस किताब का इतना जबरदस्त मैसेज कन्वे हुआ। और अब तो ये आर्टिकल लिख दिया, आपने बताया कि हिंदी में भी छपा है, तो और फिर चर्चा हो रही है। आप उसको अननेसेसरीली आपने अपने बड़े दिग्गजों को उतार दिया उसमें, उसकी आलोचना करने के लिए या राहुल गांधी को पटकनी देने के लिए, लेकिन उसका असर हो नहीं रहा है। एक्चुअली तो देखिए, जो अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने एक कहा था, मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बोला कि जो महाराष्ट्र के इलेक्शन है, देखिए बिजनेस स्टेट है महाराष्ट्र, और उसमें आप राहुल गांधी की ये बातचीत जाए तो उसमें सीधे ये बता रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी का हमेशा से एम्फेसिस रहा है कि एमएसएमई की बात, मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। जो हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी का जो प्रकरण हुआ था, किस कदर मजाक बनाया गया था उसका, लेकिन उसके पीछे जो बड़ी सोच वो दे रहे थे, वो यही तो बात कर रहे थे। वो भी तो स्टार्टअप की ही बात थी कि ये जो नाथूराम की जो जलेबी है, प्रोबेबली उस मालिक का नाम हलवाई की, कि इसको इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाए तो ये छा जाएगी, और उसका मजाक ले उड़े। लेकिन अगेन वही कि आपके पास इनोवेशन तो है नहीं कुछ दिमाग में, लेकिन जो इनोवेशन की बात कर रहे हैं उसका आप मजाक उड़ाएं। अब इनोवेशन तो हमारे उद्योगपतियों में भी नहीं है। हमारे बताइए, अडानी ने क्या इनोवेशन किया, अंबानी ने क्या इनोवेशन किया? आप एलन मस्क की बात कर रहे हैं, आलोचना कितनी भी कर लीजिए, उसने इनोवेशन तो किया। जो टेस्ला है वो इनोवेशन ही तो है, स्टारलिंक है वो इनोवेशन ही तो है। हमारे यहाँ से बताइए क्या गया है? हमारे में तो चूर्ण की गोली भी अंबानी बेचेगा और तेल की रिफाइनरी भी अंबानी लगाएगा। तो इस चीज के खिलाफ है राहुल गांधी। वो कहते हैं चूर्ण की गोली छोटे आदमी को बेचते दो, जिसकी छोटी पूंजी है ही नहीं जिसके पास पूंजी, जो रोज 200 रुपए का सामान बाजार से खरीद के लाता है, 400 रुपए में बेच के वो चला जाता है। वो ये चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि चूर्ण की गोली भी अंबानी स्टोर खोल के बैठ जाए और उसमें बिके। तो उसके बारे में कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक्चुअली तो इनका जो असल में तो प्रॉब्लम क्या है मुकेश जी, जो आपने सही पकड़ा है कि एक्चुअली तो इनके वोट बैंक को सीधा टारगेट हुआ है वो आर्टिकल, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है उसको चोट तो बहुत गहरी लगी है, लेकिन आहा नहीं निकालते मुझसे वो। मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने धर्म की अफीम चाट रखी है कि उनको वो परेशान है, धंधा बंद हो गया है,
या कम हो गई है आमदनी, 50% रह गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आहा नहीं निकालते। तो उसमें क्योंकि उनको वो कहते हैं ना कि मोदी नहीं तो कौन, लेकिन उनको अब जो ये आर्टिकल है उससे मैसेज कन्वे हुआ है, और जो वीडियो भी जो उन्होंने जारी किया उससे ये मैसेज कन्वे हुआ है कि भाई वो ही इज नॉट एंटी बिजनेस, कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते हैं कि लोग बिजनेस ना करें, लोग करें, लेकिन सबके लिए जो प्लेइंग इक्वल प्लेइंग फील्ड, बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो और सब उसमें काम करें। अब जैसे आपने जो राहुल बजाज की बात आ रही थी, उन्होंने यही तो कहा था, अमित शाह की प्रेजेंस में कहा था, ही वाज द ओनली पर्सन, उन्होंने बोल दिया था कि मैं तो डर नहीं रहा हूं क्योंकि मेरी तो जिंदगी अब पता नहीं कितनी है। लेकिन यहाँ जितने भी बैठे हैं दर्द सबको है, चुप बैठे हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी की ये नहीं कर सकते। और बहुत झगड़ा हुआ था उसके बारे में, बहुत अप्रोर हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। तो देखिए जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एक्चुअली तो जो इस देश की समस्या है महंगाई की और बेरोजगारी की, वो एक समस्या का समाधान ही एमएसएमई है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। उसमें भी अगर आप एक ही लोगों के हाथ में सब कुछ थमा देंगे, जैसे अभी मैंने आपकी शो आपकी सत्य हिंदी पे प्रोग्राम किया था कि अडानी को किस तरीके से जो सोलर पावर के जो प्रोजेक्ट्स थे किस तरीके से उन शर्तों में बदलाव किया गया कि छोटी पूंजी की कंपनियां आ ही ना सके उसमें, मतलब उसमें शर्त यही बता दी कि 10,000 करोड़ से कम की हैसियत नहीं होनी चाहिए कंपनी की। अब छोटी कंपनी तो आ ही नहीं सकती, और जबकि सोलर सेक्टर ऐसा, सोलर एनर्जी का सेक्टर ऐसा सेक्टर था कि जिसमें छोटी कंपनियां भी है जो नई पैदा हो रही हैं, छोटी छोटी कंपनियों को उनको भी थोड़ा थोड़ा धंधा दे देते, तो सबके लिए यही काम मिलता था। यही मोनोपोली है। जी हाँ, जी इसी के खिलाफ है राहुल गांधी जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत ही दिलचस्प और जानदार चर्चा रही। बहुत सारे एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ मुकेश जी, एक लाइन अगर समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये कहा गया राहुल ने कि डर का माहौल है, इसका सबसे ताजा प्रमाण यह है जब निर्मला सीतारमन, मोदी नहीं थी वो, अमित शाह भी नहीं थे, निर्मला सीतारमन गई थी तमिलनाडु में, वहां लोकल जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने कुछ ऐसा सुझाव दिया, कुछ मजाक में बात की जिसमें उनको माफी मांगनी पड़ी। तो एक बिजनेसमैन जो है टाइकू, उसको माफी मांगनी पड़ रही है क्योंकि उसने हल्का सा एक चुटकी ली थी। तो ये डर का माहौल जो है, इससे बड़ा सबसे ताजा प्रमाण यही है। इसलिए राहुल जो कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिशियन में नहीं बल्कि बिजनेस हाउसेज में भी डर का माहौल है, ये साबित होता है। नहीं मुकेश सर, एक चीज और भी इसमें, एक चीज और भी मैं एक छोटी सी एड ऑन करूंगा कि आप जितने आप देखिए ना टेंडर्स जो होते हैं स्टेट के, राज्य के जितने हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, केंद्र में वो है, बहुत सारी लिबरलाइजेशन की बातें होती है कि छोटे, और लेकिन जितने भी फ्रेमिंग होती है वो सब कुछ जो बड़ों को ही ध्यान में रखी होती है, वो उसकी टेंडर की शर्तें। हम तो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के टेंडर्स में जिसमें कंपल्सरी कम से कम 3 तो उसमें बिट्स हो, 2 बिट्स पे आप उसको अवार्ड कर दे रहे हैं, तो बहुत बहुत कैसे कंपटीशन को बाहर कर देना है इसकी पूरी व्यवस्था करके सारे टेंडर निकाले जा रहे हैं। और मीनू जी ने सही शब्द इस्तेमाल किया, वेस्ट इंडिया कंपनी, ये दरअसल उसी की मोनोपोली कायम हो रही है मोदी शाह की बदौलत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।